नमस्ते। वर्ष 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ, ऑपरेशन विजय और कारगिल युद्ध के नाम से जिसको जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अलिखित समझौता कि एलओसी के ठीक नज़दीक, चाहे उधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो, जहां भारतीय सेना ने अपने बंकर बनाए हैं और उधर पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर बनाए हैं, सर्दियों के समय क्योंकि बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है तो अपने वो बेस कैंप पर वापस लौट जाएं, ऐसा एक समझौता है। सर्दियों के मौसम में तमाम सारे जो बंकर उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए हैं, चाहे भारतीय सेना के हैं चाहे पाकिस्तानी सेना के, वो उन तमाम सारे बंकरों को छोड़ करके अपने बेस कैंप में चले जाते हैं। ऐसा हमेशा होता आया था। और जैसे ही गर्मियां होंगी वैसे ही उन तमाम सारे एलओसी के पास जो भी बंकर बनाए गए हैं भारतीय सेना के या फिर पाकिस्तानी सेना के, वापस उन बंकरों पर उस सेना के वो तमाम सारे जवान, उन तमाम सारी बटालियनों के लोग वहाँ फिर से अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा एक समझौता था। वर्ष 1999 में क्या हुआ था कि फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में लाहौर शिखर सम्मेलन भी हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस लेकर के लाहौर पहुंचते हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन दोनों के बीच में ताकि एक अच्छी दोस्ती हो दोनों दो देशों के बीच में, और दोस्ती इस तरीके से कि रोज़ आतंकवादी घटनाएं अगर होती हैं तो उन पर काबू किस तरीके से पा सकते हैं आने वाले समय में, इसको लेकर के लाहौर शिखर सम्मेलन हुआ। एक तरफ तो दोस्ती की बातचीत हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ उस समय के जो कि सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, एक तरफ तो दोस्ती का माहौल था लेकिन भारत की पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया परवेज़ मुशर्रफ ने। और उसने क्या किया कि जो पाकिस्तान की रेजिमेंट थी, 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 2000 से 3000 सिपाहियों को उन तमाम सारे बंकरों पे जो कि भारतीय सेना ने खाली किए थे, उस समय जब सर्दियां होती हैं तो पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि 2000 से 3000 सैनिकों को मस्को वैली से लेकर के और बटालिक सेक्टर तक, जो तकरीबन अगर इलाका है उसकी दूरी अगर हम लोग नापने की कोशिश करें तो 100 किलोमीटर का एक बड़ा एक लंबा एक एरिया है। तो परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन तमाम सारे सिपाहियों को वहां पर घुसपैठ करने के लिए भेजा और एलओसी के ठीक अंदर 10 से 12 किलोमीटर का अंदर का पेनिट्रेशन उनके द्वारा किया गया। उन्होंने क्या किया कि ऊंची ऊंची चोटियों पर वो पहुंच गए और वहां से उन ऊंची चोटियों से सॉफ्ट टारगेट जो था, जो परवेज़ मुशर्रफ का टारगेट था, वो था नेशनल हाईवे 1D, NH 1D, जो कि रोड थी, नेशनल हाईवे था। श्रीनगर से लेह तक का कनेक्शन उससे बनता है, वहीं से जोजिला पास के लिए वही रास्ता जाता है, वहीं से सियाचिन के लिए भी वो रास्ता जाता है। और एक मलाल था परवेज़ मुशर्रफ को, उस समय वो मेजर था 1984 में, क्योंकि शिकस्त मिली थी भारत से, फिर से सियाचिन को भारत ने अपने कब्जे में वापस लिया था। और इस बात का मलाल ये था कि सियाचिन किस तरीके से भारत से कट जाए, तो NH 1D का खात्मा करना आवश्यक रूप से ज़रूरी है, क्योंकि भारत अपना लॉजिस्टिक, अपनी तमाम सारी रसद NH 1D से पहुंचाने का काम करते हैं सियाचिन तक। परवेज़ मुशर्रफ का आइडिया तो बहुत अच्छा था, इस बात पर यह कामयाबी उसको मिली कि 100 किलोमीटर का जो एरिया था, मस्को वैली, द्रास सेक्टर, काश्कर वैली, बटालिक सेक्टर, कारगिल, इन पूरे इस कारगिल के एरिया पर एक तरीके से कंट्रोल करने का काम किया कि चोटियां जो थी उन पर पाकिस्तानी सिपाही अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वहां से NH 1D बहुत साफ दिखाई देता, ताकि वहां से वो टारगेट करेंगे NH 1D को, NH 1D का खात्मा होगा, सियाचिन भारत अपने छोड़ देगा, अपने सिपाहियों को वहां से हटा देगा, ऐसा परवेज़ मुशर्रफ ने सोचा। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि भारत के जाबाज सिपाहियों ने क्या काम किया, उन तमाम सारे नौजवानों ने क्या काम किया, ये आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान उसमें शहीद हुए। और उस समय जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं चला कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 3 मई की वो ऐतिहासिक तारीख, 3 मई 1999, बटालिक सेक्टर का वो गोरकान गांव के गडरिया, जिनका नाम ताशी नामग्याल था, ताशी नामग्याल अपनी याक खो गई है उनकी, उसको ढूंढने के लिए वो आगे बटालिक सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, बंजू टॉप पर देखते हैं कि कुछ लोग पठानी कुर्ता पजामा पहन करके, हथियार उनके हाथ में है, वो भारत की सीमा में क्या कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन वो नीचे बेस कैंप पर आर्मी को बताते हैं। आर्मी को लगता है कि शायद कुछ मुजाहिदीनों द्वारा वहाँ पर कोई घुसपैठ की गई है, कुछ आतंकवादी शायद आए हैं। और अभी तक आज तक कभी इन्फिल्ट्रेशन उस इलाके में, कारगिल के उस इलाके में 100 किलोमीटर के दायरे में कभी नहीं हुआ था, तो उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कौन यहाँ पर घुसपैठ कर बैठा है, क्या वो पाकिस्तान की आर्मी है
या वो कुछ मुजाहिदीन हैं या कोई आतंकवादी वहाँ पर आए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 14 मई 1999 की फिर से एक और ऐतिहासिक तारीख, 4 जाट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को एक जिम्मेदारी मिली कि वो जाएंगे अपनी पेट्रोलिंग यूनिट को लेकर के और अपने साथ रखेंगे 5 और सिपाहियों को। जब वो पोस्टिंग पर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने, कि माँ, मैं अपनी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी यूनिट में भी एक बात कही थी कि आज मुझे गर्व है कि मैं 4 जाट यूनिट का सिपाही हूँ। उन्होंने कहा इस बात को, उन्होंने अपनी यूनिट में कहा, और देखिए इस बात पे उन्होंने कितने गौरव से उन्होंने इस बात को कहा कि आज मुझे गर्व है कि मैं जाट रेजिमेंट का सिपाही हूँ। कल जाट रेजिमेंट को गर्व होगा कि मैं उसका सिपाही था। अपने 5 और साथियों को, जिनमें कि पहला नाम अर्जुन राम, उम्र 18 साल, फिर भीकाराम, मौलाराम, नरेश सिंह और साथ ही साथ भंवरलाल बगरिया को लेकर के वो अपने साथ चलते हैं, उस पेट्रोलिंग यूनिट में आगे बढ़ते हैं। बजरंग पोस्ट पर पहुंचते हैं, जो कि भारत की पोस्ट थी, वहां पहुंचते हैं। लेफ्टिनेंट कालिया को एक तरीके से सुगबुगाहट होती है कि शायद वो ट्रैप हो चुके हैं, उनके ऊपर फायर होता है, वो रिटेलिएट बैक करते हैं। अपने पास इतना आर्म्स अम्यूनिशन उनके पास नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी आर्मी जो थी, वो अपने आर्म्स एम्यूनिशन के साथ साथ यूनिवर्सल मशीन गन, मोटार, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, असले बारूद के साथ बिल्कुल बहुत ही मजबूत स्थिति में वो लोग यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए आए थे, और पिछले कई महीनों से वो लगातार घुसपैठ कर रहे थे। तो उनके पास पर्याप्त सामान था युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए। तो पेट्रोलिंग यूनिट जो होती है उसके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता है। एक दिन तक सौरभ कालिया और उनके साथियों ने लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद जब 20-30 लोगों ने, पाकिस्तान के उन लोगों ने, उन सिपाही जो कि आतंकवादी रूप में आए थे, उन्होंने उनको एक तरीके से अटैक किया, बंधक बनाया। 22 दिन के बाद उनके ऊपर एक तरीके से अमानवीय यातनाएं उन्होंने झेली, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके एक कान से दूसरे कान में एक तरीके से रॉड डाली गई, उनके जो चेहरे हैं उन पे सिगरेट्स की बट्स लगाई गई, उनके जो अंग हैं, गुप्तांग हैं, उनको छत विछत कर दिया गया, उन पे गोलियों से उनके दिल और दिमाग और उनके चेहरों को छलनी कर दिया गया। और जब उनके चेहरे, जब वो पहचान में नहीं आए, तो 7 तारीख को फिर से पाकिस्तानी आर्मी ने क्या कुकर्म किया, क्या घटिया और घृणित कार्य किया। उन्होंने भारतीय सेना तक एक मैसेज पहुंचाया और कहा कि ये आपके 6 जो जवान हैं वो यहाँ किसी खड्डे में उनकी लाश मिली है। 9 तारीख को भारतीय हेडक्वार्टर्स में जब वो पहुंचते हैं, सौरभ कालिया के घर वालों को, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के घर वालों को सूचना मिलती है। जब उनके भाई अपने भाई को देखते हैं तो वो दर्दनाक मंजर, बहुत मुश्किल से अपने भाई को वो पहचानते हैं। ऐसे दर्दनाक मंजर शायद ही किसी के जीवन में ऐसा आए, और ऐसे कायरतापूर्ण घटना कोई कर सकता है तो पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने जेनीवा संधि का भी एक तरीके से उल्लंघन किया, जिसमें ऐसी अमानवीय घटनाएं, और अगर दुश्मन देश का साथी अगर अपनी सीमा रेखा को पार करके अपने देश में आया है तो उस पे भी जेनीवा संधि ये कहती है कि ऐसी अमानवीय घटनाएं नहीं कर सकते हैं। उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हालांकि लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों को कोई पदक तो नहीं मिला, कोई वीरता का सम्मान नहीं मिला, लेकिन वो वीर थे कि सबसे पहले उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ये केवल मुजाहिदीन हमला नहीं है, आतंकवादियों का हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का हमला है, जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। उन्होंने टॉप मोस्ट पोजिशंस पर अपने एक तरीके से कमान बनाई है और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है NH-1D को। तमाम सारी वो चीज़ें अगर आप लोग देखें तो जब मालूम होता है कि आगे मौत खड़ी है, लेकिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की वीरता को हम लोग सलाम करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने केवल 5 लोगों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वो दिखाने की कोशिश करी कि आगे कौन लोग हैं, किन लोगों ने भारतीय इस जमीन पर एक तरीके से कोशिश करी है घुसपैठ करने की। उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं।